हेलो बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर की बैक एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए और सब बच्चों को ये पता ही है। तो इसमें कैपिटल M क्या है? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट जो हम अर्थ का मानते हैं। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, जो भी होता है सेकेंड ऑब्जेक्ट। और d क्या है? इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? ये d होती है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी होते हैं और ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मासेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा? तो फर्स्ट हम कर रहे हैं F इज इक्वल टू जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को हम डबल ले लेते हैं। सपोज हम कैपिटल M को डबल कर लेते हैं, स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। जैसा फॉर्मूले से हमको पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो हमको ये क्लियर है कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो बट नेचुरल है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ेगा, और अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रिड्यूस होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो जब हमने डबल कर दिया तो हम इस 2 को आगे भी लिख सकते हैं, कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यानी कि जो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा उसको हम F बार से डिनोट करते हैं, वो पहले के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का डबल हो जाएगा। क्लियर है? आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें तो क्या होगा? देखते हैं। F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डबल कर दें, यानी कि 2d का होल स्क्वायर, यानी कि F कितना हो जाएगा? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 4d स्क्वायर। ये 1/4 है, इसे हम आगे भी लिख सकते हैं, यानी कि F बार कितना हो जाएगा? 1/4 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यानी कि अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पहले के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का 1/4 रह जाएगा। क्लियर? अब क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, यानी कि F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3d का होल स्क्वायर। यानी कह रहे हैं कि इसको जब हम ट्रिपल कर दें, यानी कि और बढ़ा दें, या अब हो जाएगा F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3 9d स्क्वायर। तो F बार इज इक्वल टू 1/9 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यानी कि अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पहले के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का 1/9 रह जाएगा। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में था द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब कह रहा है कि द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, यानी कि F इज इक्वल टू G 2m
मल्टीप्लाई 2 स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। 2 2 जा 4, यानी कि 4 हम आगे लिख सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, यानी कि f बार कितना हो जाएगा 4 कैपिटल F। ये इतनी डिजिट तो f के बराबर है, यानी कि जब हम दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर देंगे तो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पहले के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इजी होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the importance of universal law of gravitation? So as we know universal law of gravitation का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इस यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एक फोर्स लगता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। हम जो अर्थ पर खड़े हैं इस समय, या हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अर्थ पर रखी हुई हैं, वो ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ये तो हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो नंबर 1 पॉइंट है द फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग अस टू अर्थ, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो मून का मोशन होता है वो भी इसी लॉ की वजह से होता है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। जो पूर्णिमा के दिन समुद्र के पानी में टाइड्स उठती हैं, जो पानी ऊपर की ओर उछलता है, वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही होता है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Question number 8 says what is the acceleration of free fall? फ्री फॉल बच्चों मैंने आपको बताया था, जब भी कोई बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसी सर्टेन हाइट से नीचे गिराते हैं और जब वो ऑब्जेक्ट केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होता है तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में है। तो ऐसी कंडीशन में उस पर जो एक्सीलरेशन लगता है ड्यू टू ग्रेविटी वो कहलाता है एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, acceleration of free fall is the acceleration produced when a body falls under the influence of the force of gravitation of the earth alone। alone पर आप लोग स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। and it is denoted by small g and its value is on the surface of the earth 9.8 meter per second square। Question number 9 says what do we call the gravitational force between the earth and an object? अर्थ और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो एक्चुअल में किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे इस समय मैं खड़ी हुई हूँ, तो मेरे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली में क्या है? वो मेरा वेट है, वो वेट कहलाता है। वी नो दैट वेट क्या होता है? मास मल्टीप्लाई जी, मतलब जो मेरा मास है, हमने पहले मास और वेट में डिफरेंस पढ़ा है इस चैप्टर में। तो मास क्या होता है? जो पूरा मैटर हमारे बॉडी के अंदर है वो हमारा मास कहलाता है। और वेट क्या होता है? मास में जब जी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ and an object is called its weight. Weight is equal to the product of acceleration due to the gravity and mass of the object, means W is equal to mg. Clear? Question number 10 says Amit buys few grams of gold at the polls as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of
gold bought? If not, why? बच्चों हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है उसकी शेप ओवल होती है, जियोइड शेप भी बोलते हैं इसे। तो इसका ये पोल का एरिया होता है, ऑन दिस वन इज इक्वेटर। क्लियर? तो जब हम इसके सेंटर से देखते हैं तो पोल की जो आर होती है, डिस्टेंस, वो इक्वेटर के कंपैरिजन में कम होती है। और हमें पता है कि जो स्मॉल जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू 1/r² के। क्लियर? तो जहां पर आर कम होगा यानी कि रेडियस कम होगा वहां पर जी ज्यादा होगा। तो जी जो होता है उसकी वैल्यू पोल पर ग्रेटर होती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। ये आपको हिंट में भी दे रखा है, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। रीजन मैंने आपको बता दिया। अब उसने जो गोल्ड खरीदा है वो वेट में होता है, कुछ ग्राम्स उसका वेट होता है। तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू mg होता है। यानी कि जब उसने गोल्ड पोल पर खरीदा तो वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से उस गोल्ड का वेट बढ़ के आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। तो W जो वेट होता है पोल पर वो ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है। इसीलिए जब वो अमित पोल पर खरीदा हुआ सोना लेकर इक्वेटर पर आया तो बट नेचुरल है कि उसका वेट कम हो गया। इसमें अमित ने कुछ नहीं करा है, वो तो रेडियस की वजह से, इक्वेटर का जो रेडियस है अर्थ के सेंटर से वो ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है। तो जो वेट होगा वो नेचुरल है, इक्वेटर पर कम हो जाएगा। तो अमित का जो फ्रेंड है डिड नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट, वो एग्री नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि मैंने तो तुमसे इतने ग्राम गोल्ड को कहा था और जब मैंने यहाँ पर आकर मैं उसका वजन नाप रहा हूं तो उसका वजन कम आ रहा है। तो इसका रीजन आपको अब पता चल गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 says, what will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? मीन्स एक शीट ऑफ पेपर और एक क्रम्पल्ड बॉल को जब हम फ्री फॉल कराते हैं तो हमारा शीट ऑफ पेपर क्रम्पल्ड बॉल की तुलना में देर से क्यों नीचे गिरता है। जैसे आप देखिए ये एक शीट ऑफ पेपर है और ये क्रम्पल्ड बॉल है। जब हम इन दोनों को सेम हाइट पर सेम टाइम में फ्री फॉल करा रहे हैं तो क्रम्पल्ड बॉल तो पहले गिर गई और शीट ऑफ पेपर धीरे धीरे लहराता हुआ नीचे गिरा। इसका बच्चों सिंपल रीजन है, ड्यू टू द सरफेस एरिया। जो हमारा शीट ऑफ पेपर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अ क्रम्पल्ड बॉल। सो शीट ऑफ पेपर को एयर रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ता है। एयर रेजिस्टेंस को फेस करने की वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और यही एक रीजन है कि इट विल फॉल स्लोअर देन ए क्रम्पल्ड बॉल। क्लियर? Question number 12 says, gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? तो पहले हम वेट निकालते हैं अर्थ पर। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू mg। क्लियर? m दे रखा है 10 मल्टीप्लाई g 9.8 यानी कि ये हो गया 98 न्यूटन। क्लियर? अब वेट ऑन मून निकालना है हमको। ये कितना होता है 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई 98। इसको आप पहले 2 से कट कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। मीन्स जब हम कट करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 16.3 न्यूटन आएगा। तो वेट ऑन मून कितना आ गया आपका
16.3 न्यूटन। इसका ये फॉर्मूला आप बच्चों हमेशा याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। बाय।